हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ICSE टाटा में। दोस्तों, हम लोग एडिटेरिया का जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रहा है NCERT फाउंडेशन टेस्ट, उसको कर रहे हैं। ठीक है, इसके पहले हमारा 4 वीडियो अपलोड हो चुका है चैनल पे, आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। और उस 4 वीडियो में आपको 6 to 12 से जितने भी हिस्ट्री बन सकते थे सारे का सारा उसमें क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, और इस सेट में टेस्ट सेट नंबर 5 है, टेस्ट नंबर 5 है, जिसमें आपको ज्योग्राफी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्लास 6 सबसे पहले आपको क्लास 6 से शुरू किया गया है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है कि पूर्ण चंद्र को, इसमें कथन पर विचार करना है। पूर्ण चंद्र को लगभग हर एक 15 दिनों में एक बार देखा जा सकता है। दूसरा है सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी अन्य वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। इसमें सही कथन का चयन करना है, तो केवल 2 क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा है सही कथन का चयन करना है। कथन में है सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। ऑप्शन नंबर 2 है कि पृथ्वी छठा सबसे बड़ा ग्रह है। तीसरा में है कि पृथ्वी का आकार गेंद के समान है। इसमें सही कथन का चयन करने जिसका केवल बी नंबर हो जाएगा, केवल 1 क्या इसका सही आंसर हो जाएगा कि सूर्य जो है दूरी के हिसाब से पृथ्वी का तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ध्रुव के पास चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आप कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है कथन पे विचार करें। सूर्य, एक मिनट, क्या है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। दूसरा है सूर्य से दूरी के सही क्रम में क्या है, बृहस्पति, शनि, नेपच्यून, यूरेनस। इसमें सही कथन का चयन करना है, तो देखिए इसमें कोई भी सही आंसर नहीं होगा, तो ना तो 1 ना तो 2, क्योंकि हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह है और सूर्य के दूरी के हिसाब से ग्रह जो है वह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। ठीक है, और जो सौर मंडल में सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते जो है दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, जिसे कक्षा कहते हैं। तो दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, वृत्ताकार पर नहीं, दीर्घवृत्ताकार पर। तो इसका पहला नंबर भी गलत हो जाएगा, दूसरा नंबर भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है मिलान करना है, ग्रह और उनके चंद्रमा की संख्या कितनी है। तो पहला में आपको ग्रह दिया गया है, दूसरे में चंद्रमा की संख्या दिया गया है। तो नेपच्यून के ग्रहों की संख्या कितनी है, चंद्रमा की संख्या तो 13 है। यूरेनस का 27 है, बृहस्पति का 53 है और मंगल का कितना है, 2 है चंद्रमा की संख्या, यानी उपग्रहों की संख्या कितनी है। सबका सीधा सीधा ही दिया गया है। नेक्स्ट है कथन पहले दिया गया है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, और इसका कारण है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितना 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय अपने अक्ष का भी एक पूरा चक्कर लगाता है। इससे क्यों होता है, तो देखिए कथन एवं कारण दोनों सही है, और कारण कथन का सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि पृथ्वी जो है पृथ्वी से हमें चंद्रमा का सिर्फ एक ही भाग दिखाई देता है। इसका एक ही भाग दिखाई देने का मेन कारण है कि चंद्रमा जितना दिन में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है उतना ही दिन में अपने अक्ष पे भी एक बार घूम लेता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कथन में विचार करें। पहला है केवल गंगा नदी के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। दूसरा है उत्तर अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है एवं यह दक्षिण अमेरिका के से एक संक्रिय स्थल से जुड़ा है, जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। इसमें असत्य कथन का चयन करना है, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों क्या है, गलत है, क्योंकि केवल गंगा नदी के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा नहीं स्थित है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो नदी बेसिन है जहाँ पे इसका मुहाना है, वहाँ पे क्या है, आपको सुंदरबन डेल्टा स्थित है। और उत्तर अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है एवं यह दक्षिण अमेरिका से एक संक्रिय स्थल जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। देखिए इसमें क्या है कि उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, चौथा नहीं। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, या दक्षिण अमेरिका से एक संक्रिय स्थल से जुड़ा है, जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, एक मिनट, क्या है, कथन को ध्यान देना है। पहला है कि एशिया से केवल कर्क रेखा गुजरती है। दूसरा, अफ्रीका से केवल कर्क रेखा एवं विषुवत रेखा गुजरती है। तीसरा है मकर रेखा केवल अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका से होकर गुजरती है। इसमें असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, तो इसमें तीनों के तीनों क्या हो जाएगा, आपका गलत ही हो जाएगा, क्योंकि कर्क रेखा और भूमध्य रेखा दोनों एशिया से होकर गुजरती है। सिर्फ कर्क रेखा नहीं गुजरती है, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा दोनों गुजरती है। उसके बाद अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर 3 प्रमुख अक्षांश भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है। ठीक है,
उसके बाद है कथन पे विचार करना है। पहला है ग्रीक भाषा में बायोस का अर्थ होता है जीवन। दूसरा है ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ होता है भूपर्पटी और ग्रीक भाषा में ह्यूडर का अर्थ होता है पत्थर। इसमें सत्य कथन का चयन करना है, तो इसमें केवल आपका एक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि ग्रीक भाषा में बायोस का क्या अर्थ होता है, जीवन होता है। और लिथास का अर्थ पत्थर होता है, एटमास का अर्थ वाष्प होता है, तो ह्यूडर का अर्थ जल होता है, बायोस का अर्थ जीवन होता है। ह्यूडर का क्या अर्थ होता है, तो ह्यूडर का अर्थ जल होता है और बायोस तो इसमें दिया है, हाँ बायोस का अर्थ होता है जीवन, तो आपका सिर्फ एक नंबर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और लिथास का अर्थ पत्थर होता है। नेक्स्ट है कथन पे विचार करना है। पहला उपग्रह अपने ग्रहों के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। दूसरा है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/3 है। इसमें असत्य कथन का चयन करना है, तो इसका केवल 2 क्या हो जाएगा, गलत है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/3 यही गलत हो जाएगा क्योंकि इसका व्यास है हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, क्या है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, 1/3 नहीं होकर के कितना है, 1/4 है, ठीक है। और यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारे पृथ्वी के सबसे नज़दीक यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन ग्रहों के कोई उपग्रह मौजूद नहीं है। कौन कौन ग्रह इसमें दे रहे हैं, बुध, नेपच्यून, यूरेनस तथा शुक्र। तो इसमें आपको बुध और शुक्र का एक भी क्या है, उपग्रह नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 4, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कथन में विचार करना है। कथन है जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांश रेखाओं का आकार बढ़ता जाता है। दूसरा है पृथ्वी की आकृति ध्रुव पर चपटी होती है। इसमें क्या करना है, सही कथन देखना है, तो इसका देखिए केवल कारण सही है कि पृथ्वी की जो आकृति है ध्रुवों पर चपटी होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या होती है, घटते जाती है, ध्रुव पे जाकर के छोटा हो जाता है, आकार क्या होता है, घटता जाता है। तो कथन जो है आपका गलत हो जाएगा, कारण सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कथन विचार करें। ग्रीनविच से पूर्व से के स्थानों का समय ग्रीनविच से पीछे होता है। ग्रीनविच से पूर्व के जो स्थान होता है वो ग्रीनविच के समय से क्या होता है, पीछे होता है, तथा पश्चिम के स्थानों का समय आगे होता है। उसके बाद कथन 2 में है कि पृथ्वी अपने अक्ष यानी काल्पनिक पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसमें सत्य कथन का चयन करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए ग्रीनिच से जो भी स्थान पूर्व में है उसका स्थान ग्रीनिच से आगे के समय से आगे होता है, और जो पश्चिम में होता है उसका समय क्या होता है, ग्रीनिच के समय से पीछे होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा, केवल 2 सही होगा। नेक्स्ट है कथन पर विचार करें। भारत में 82.5 डिग्री पश्चिम को मानक के अन्योतर माना गया है। दूसरा है प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्र को घेरता है। इसमें सही कथन का चयन करना है, तो इसमें ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है, क्योंकि जो हमारा भारत में मान्य 82.5 डिग्री मानक याम्योत्तर है वह पश्चिम को नहीं पूर्व को माना गया है। किसे माना गया है, पश्चिम को माना गया है। उसके बाद जो है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है, सही कथन का चयन करना है कि पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखा की संख्या 180 होती है। दूसरा है पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल पर देशांतर रेखा की संख्या 360 होती है। तीसरा है पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखा की संख्या कितना होता है, 179 होती है। इसमें सही कथन का चयन करना है, तो इसमें सही क्या हो जाएगा, केवल 2 इसका सही आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी के 1 डिग्री के अंतराल पर देशांतर रेखा की संख्या कितनी होती है, तो 360 होती है। क्योंकि पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखा की संख्या 179 है और पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल पर देशांतर रेखा की संख्या 360 होती है, और पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखा की संख्या कितनी होती है, 181 होती है। सही कथन का चयन करना है। ग्लोब का वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है उसे प्रतिदीप्त वृत्त कहते हैं। दूसरा है सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को घूर्णन कहते हैं। इसमें क्या करना है, सही कथन का चयन करना है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा केवल बी जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1। ग्लोब का वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिदीप्त वृत्त कहते हैं। यही क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कथन पे विचार करें। दक्षिण अयनांत की स्थिति 23 सितंबर को होती है। दूसरा है विषुव की स्थिति 21 मार्च एवं 22 सितंबर को होती है। तीसरा है उत्तर अयनांत की स्थिति 21 जून को होती है। इसमें सत्य कथन का चयन करना है, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी दक्षिण अयनांत की स्थिति जो होती है 23 सितंबर को होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति को विषुव कहा जाता है और 21 जून की स्थिति को उत्तर अयनांत कहा जाता है। 22 दिसंबर की स्थिति को क्या कहते हैं? दक्षिण अयनांत कहते हैं। उत्तर अयनांत की स्थिति पर विचार करें। पहला है सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत या सीधी पड़ती है। दूसरा है उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। तीसरा है 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे छोटे दिन होते हैं। इसमें सही कथन का चयन करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा कि उत्तर ध्रुव जो है सूर्य की ओर झुका होता है। नेक्स्ट कथन विचार करें। सड़क, वर्षा, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। किसे? सड़क, वर्षा, वन तथा उद्योग आदि के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र क्या कहते हैं? थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। और जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में राष्ट्र स्तर पर सहमति हो उसे रूढ़ प्रतीक कहते हैं। इसमें क्या करना है? सही कथन का चयन सही कथन देखना है कि सही कथन कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा कि सड़क, वर्षा, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाद्वीपों के संबंध में निम्नलिखित कथन विचार करें। अफ्रीका महाद्वीप के चारों तरफ से समुद्री महासागरों से घिरा है। दूसरा है उत्तर अमेरिका 2 महासागर से घिरा है। तीसरा है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हिमालय एशिया में स्थित है। सही कथन का चयन करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा कि अफ्रीका महाद्वीप के चारों तरफ से समुद्र महासागरों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन में विचार करें। पहला है अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा है बक्षेंद्री पाल विश्व की पहली महिला थी जिसने एवरेस्ट पर कदम रखा था। तीसरा है सहारा रेगिस्तान या मरुस्थल से विषुवत रेखा गुजरती है। इसमें सही कथन का चयन करना है। इसका आंसर हो जाएगा सभी के सभी क्या है? गलत है, क्योंकि जापान की जुको तबई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा था। बक्षेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर कदम रखा था। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट है कथन पर विचार करें। अटलांटिक महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। दूसरा है प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। तीसरा है प्रशांत महासागर के चारों ओर केवल ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका एवं यूरोप स्थित है। इसमें सही कथन का चयन करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा कि प्रशांत महासागर क्या है? लगभग वृत्ताकार में है। नेक्स्ट है भारत की स्थिति के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। तो भारत जो है ये आपको 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। कहाँ तक? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित है तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट क्या है? पश्चिमी में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक क्या है? यह स्थित है। अगला क्वेश्चन है कथन में विचार करें। पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय है। दूसरा है विश्व की सबसे ऊंची शिखर ट्रांस हिमालय पर्वत पर स्थित है। इसमें सही कथन का चयन करना है। इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। क्या है? सही है कि अमेरिका में 7 और कनाडा में क्या है? 6 मानक समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर चेनाब, रावी, नर्मदा, तापी तथा कावेरी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऊपर में चेनाब है, उसके बाद रावी है, फिर नर्मदा है, फिर तापी है, फिर क्या है? कावेरी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन में विचार करें। केवल बांग्लादेश, चीन एवं पाकिस्तान से भारत के 5 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है। किससे? बांग्लादेश, चीन एवं पाकिस्तान से। उसके बाद त्रिपुरा चारों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। इसमें सत्य कथन देखना है कि सही कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा न तो 1 ना ही 2। इसमें कोई भी सही नहीं आंसर है, क्योंकि जो बांग्लादेश है पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम से घिरा हुआ है। क्वेश्चन है, कथन विचार करें। महासागरीय सनहत्ती में परपट्टी की मोटाई महाद्वीपीय सनहत्ती की मोटाई से अधिक होती है। दूसरा है, महाद्वीपीय सनहत्ती मुख्य रूप से सिलिका या मैग्नीशियम जैसे खनिजों से बनी है। इसमें सही कथन का चयन करना है। तो इसमें ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है, क्योंकि पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपट्टी कहते हैं। सबसे पतली परत है। महाद्वीपीय सनहत्ती में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय सनहत्ती मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बना है। किससे? सिलिका और एल्यूमिनियम से। सिलिका मैग्नीशियम नहीं है, सिलिका एल्यूमिनियम से बना है। ठीक है, इसलिए इसे सिलिका Cl कहते हैं। महासागर की परपट्टी सिलिका एवं मैग्नीशियम बनी है, इसलिए इसे सीमा कहते हैं। महासागर की पट्टी किससे बना है? सीमा से बना है, सिलिका और मैग्नीशियम से। और महाद्वीप की जो परपट्टी है वो सिलिका और एल्यूमिनियम से बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न कथन पर विचार करें। पहला है, अमावस्या के दिन चंद्रमा की सतह पर मौजूद पर्वत, मैदान एवं गड्ढे की छाया को देखा जा सकता है। दूसरा है, ज्योमेट्री का अर्थ पृथ्वी का मापन होता है। तीसरा है, नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1869 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। इसमें असत्य कथन का चयन देखना है। तो 1 और 3 क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। सिर्फ ज्योमेट्री का अर्थ होता है पृथ्वी का मापन, यही क्या है आपका? सही है। उसके बाद आपको क्वेश्चन है, कथन विचार करना है। कथन में पहला कथन में दिया गया है कि अंतर्वेदी आग्नेय शैलों का आकार ठंडा होने के पश्चात महीन दानों की तरह हो जाता है। दूसरा है, अंतर्वेदी आग्नेय शैल धीरे धीरे ठंडा होता है। इसमें सही कुट का चयन करना है। तो देखिए, आर सत्य है, लेकिन ये क्या हो जाएगा आपका? असत्य है। कारण जो है आपका सत्य है कि अंतर्वेदी आग्नेय शैल धीरे धीरे ठंडा होता है। अंतर्वेदी आग्नेय शैलों का आकार ठंडा होने के पश्चात महीन दानों की तरह हो जाता है। ये क्या है? गलत है, ये कठोर हो जाता है। नेक्स्ट है, कथन विचार करें। दक्कन का पठार बेसाल्ट सेल से बना है। आग्नेय सेल को द्वितीयक सेल कहते हैं। ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट प्राथमिक सेल के उदाहरण है। बेसाल्ट अंतर्वेदी आग्नेय सेल, जबकि ग्रेनाइट बहिर्वेदी आग्नेय सेल के उदाहरण है। ये तो 4 नंबर पहले ही आपको गलत है, क्योंकि बेसाल्ट जो है बहिर्वेदी बेसाल्ट है, आग्नेय सेल है, और ग्रेनाइट जो है अंतर्वेदी आग्नेय सेल है। ठीक है, तो इसका सही आंसर देखिए क्या होगा? 29 का। इसमें असत्य कथन का चयन करना था। 2 और 4 क्या है आपका? गलत हो जाएगा। 2 भी आग्नेय सेल को द्वितीयक सेल नहीं कहते, इसे प्राथमिक सेल कहते हैं। 2 और 4 आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नहीं तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा कि दक्कन का पठार बेसाल्ट सेल से बना है। ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट प्राथमिक सेल के उदाहरण है। 1 और 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन में विचार करें। फ्रेंच शब्द एनवायरोनेट शब्द का अर्थ पर्यावरण होता है। फ्रेंच शब्द है एनवायरोनेट, इसका अर्थ क्या होता है? पर्यावरण। उच्च ताप एवं दाब के कारण चिकनी मिट्टी संगमरमर में एवं चूना पत्थर स्लेट में परिवर्तित हो जाता है। इसमें क्या करना है आपको? सही कथन देखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है, क्योंकि पर्यावरण यानी एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेट यानी एनवायरोनेट से हुई है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण केंद्रित सेलों में परिवर्तित हो सकती है। उदाहरण के लिए अब चिकनी मिट्टी स्लेट में, चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित होता है। चिकनी मिट्टी किस में होता है? तो स्लेट में होता है, और चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित होता है। इसलिए आपको कथन 1 और 2 दोनों क्या हो जाएगा? गलत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कथन विचार करें। हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। दूसरा है, महानदी कावेरी, तापी एवं कृष्णा नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। तीसरा है, पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है। इसमें असत्य कथन देखना है। इसके आंसर जाएगा 2 और 3 क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है, पहला नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन में विचार करें। नेपाल की सीमा यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम एवं उत्तराखंड से लगती है। दूसरा है, भूटान की सीमा केवल पश्चिम बंगाल, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश से लगती है। तीसरा है, बांग्लादेश की सीमा केवल पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा एवं असम से लगती है। इसमें असत्य कथन देखना है। तो इसका आंसर जाएगा 2 और 3 क्या है? इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि भूटान की सीमा जो है वो आपको 4 राज्यों से लगती है। पश्चिम बंगाल से, सिक्किम से, अरुणाचल प्रदेश से और असम से। ठीक है,
उसके बाद बांग्लादेश की सीमा जो है आपको 5 राज्यों से लगती है, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। ठीक है, तो 2-3 आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है पारितंत्र को परिभाषित कीजिए। पारितंत्र क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जीवधारियों का आपसी संबंध या पर्यावरण के बीच संबंध जिसमें वे रहते हैं, यही क्या है, पारितंत्र का परिभाषा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन पर ध्यान दे। पहला कथन है पृथ्वी के आयतन का केवल 15% हिस्सा एक करोड़ है। उसके बाद परपट्टी के नीचे मेंटल होता है जो 29 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। तीसरा लैटिन शब्द सेडिमेंटम का अर्थ रूप परिवर्तन होता है। इसमें सत्य कथन का चयन करना है। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 क्या है, इसमें सही हो जाएगा कि पृथ्वी के आयतन का केवल 15% हिस्सा क्या है, करोड़ है। और दूसरा है कि परपट्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 29 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। तो 1 और 2 क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा चैप्टर 7 का ये क्वेश्चन है। कथनों पर विचार करना है। आंतरिक ग्रह जो बुध के सूर्य के बहुत नज़दीक है, गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। दूसरा है आंतरिक ग्रह केवल बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल में आते हैं। तीसरा है बाह्य ग्रह जो सूर्य से बहुत दूर है, वे चट्टानों से बने हैं। चौथा है बाह्य ग्रह में बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून आते हैं। इसमें असत्य कथन का चयन करना है। तो 2 और 3 क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। पहला है आंतरिक ग्रह सूर्य जो सूर्य के बहुत नज़दीक है, गैस और तरल पदार्थों से बने हैं, ये आपका सही जाएगा। और दूसरा है सॉरी आपका 1 और 3 इसमें गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो आंतरिक ग्रह है ना, ये गैस और तरल पदार्थों नहीं बना है, जबकि ये ठोस है। तो आपका 1 नंबर गलत हो जाएगा और तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, और आपका 2 और 4 क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा कि आंतरिक ग्रह केवल बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आते हैं, और बाह्य ग्रह में बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून आते हैं। पहला है कथन पे कि अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर अपने स्थान के देशांतर को जाना जा सकता है। दूसरा है पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इसमें सही कथन का चयन करना है। इसका आंसर होगा केवल 2 क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट है मृदा परिच्छेदिका से ऊपर से नीचे का सही क्रम क्या है। तो देखिए ह्यूमस जो है वनस्पति के साथ ऊपरी परत है, क्या है, वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा है। बालू गाद क्ले के साथ उप मृदा है। अपक्षयित जो है चट्टानी पदार्थ है, और जनक पर चट्टाने हैं। 1 2 3 4 इसका क्या हो जाएगा, जैसे दिया गया है वैसे ही इसका ऊपर से नीचे का सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति एवं मंगल को पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कहा जाता है। दूसरा है सबसे ज़्यादा चंद्रमा की संख्या शनि एवं यूरेनस के पास है। इसमें सही कथन का चयन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है, क्योंकि देखिए पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह में आपको बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कहते हैं, और बाह्य ग्रह जो है बृहस्पति, शनि, यूरेनस एवं नेपच्यून को बाह्य ग्रह कहा जाता है। उसके बाद आपको सबसे ज़्यादा चंद्रमा की संख्या शनि और यूरेनस के पास नहीं, शनि और बृहस्पति के पास है। तो दोनों के दोनों क्या आ जाएगा, इसमें कथन में आपको गलत ही दिया गया है। नेक्स्ट है कथन में विचार करें। क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति के मध्य पाया जाता है। दूसरा है भारतीय मानक समय यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना से होकर गुजरती है। तीसरा है कर्क रेखा मकर रेखा के मध्य स्थित क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। इसमें असत्य कथन का चयन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 क्या है, इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत की जो मानक समय है वो अब कहाँ से गुजरती है। तो भारत की मानक समय जो है आपको यूपी से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है, कर्क एवं मकर रेखा के मध्य स्थित क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, जबकि नहीं, इसको शीतोष्ण कटिबंध नहीं, ये उष्ण कटिबंध है। ठीक है, तो 2 3 आपका इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीवमंडल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कथन क्या क्या है, जीवमंडल में स्थल के अलावा जल तथा वायु का सीमित भाग सम्मिलित है। दूसरा है जीवमंडल में के प्राणियों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। तीसरा है जीवमंडल के सभी परिमंडल आपस में एक दूसरे को प्रभावित किए बिना पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें सही क्या जाएगा, केवल 1 क्या इसका सही जाएगा कि जीवमंडल में स्थल के अलावा जल तथा वायु का सीमित भाग सम्मिलित है। केवल 1 क्या जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, स्थलमंडल के संबंध में निम्नलिखित कथन में विचार करें। पहला, स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित होता है जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। दूसरा है, स्थलमंडलीय प्लेट पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा के कारण कभी कभी धीमी गति से चारों तरफ घूमती है। तीसरा है, स्थलमंडलीय प्लेटों की गति के कारण पृथ्वी सतह पर परिवर्तन होता है। इसमें क्या करना है, कौन सा कथन सत्य है यही देखना है। तो इसका आंसर जाएगा 1 और 3 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कि स्थलमंडल जो है अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं, और स्थलमंडलीय प्लेटों की गति के कारण पृथ्वी सतह पर परिवर्तन होता है। तो 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथन में विचार करें। पहला है, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं, और जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उनको एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर जाएगा ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है, क्योंकि प्लेट की गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है और पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल यानी एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, और जो बल पृथ्वी के बाहरी सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। ठीक है, तो दोनों क्या है आपका गलत है। नेक्स्ट, अंतर्जनित बल कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं। निम्न में से कौन सी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है, तो इसका आंसर जाएगा भूकंप और क्या होता है, ज्वालामुखी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित कथन में विचार करें। कथन है कि भूपर्पट्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। दूसरा है, उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। तीसरा, अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। और चौथा है, अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इसमें सत्य कथन चयन करना है। तो देखिए इसका सही आंसर जाएगा 1, 2 और 3 क्या है, इसका सही आंसर है कि भूपर्पट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, भी सही है। तीसरा, अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है, ये भी सही है। 1, 2, 3 क्या जाएगा आपका सही आंसर जाएगा। भूकंपीय तरंगों के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें। पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है, एस तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, एल तरंगों को पृष्ठीय तरंग कहते हैं। इसमें असत्य उत्तर का चयन करना है। केवल 1 और 2 क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि पी तरंगे जो होती है पी तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग होती है, एस तरंगे अनुप्रस्थ तरंग होती है, और एल तरंग जो होती है वह पृष्ठीय तरंग होती है। भूकंप की तीव्रता को किस स्केल से मापा जाता है, तो भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल से मापा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन विचार करें। पहला है, पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने की क्रिया को अपरदन कहते हैं। दूसरा है, भूदृश्य पे जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपक्षय कहते हैं। इसमें कौन सा कथन सत्य है, तो इसके आंसर हो जाएगा ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है, क्योंकि अपक्षय एवं अपरदन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विकटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं। वायु, जल आदि अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित कर देते हैं। अपरदन एवं निक्षेपण के प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। तो इसमें दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नदी के कार्य के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें। पहला है, नदी के जल से अदृश्य भूमि का अपरदन होता है। दूसरा है, जब किसी नदी के खड़े ढाल वाले स्थान पर अत्यधिक कठोर शैल या कठोर ढाल वाली घाटी से गुजरती है तो यह कैनियन का निर्माण करती है। तीसरा है, नदी मैदानी भागों में विसर्प का निर्माण करती है। इसमें सत्य कथन का चयन करना है, तो केवल 3 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कि नदी मैदानी भागों में विसर्प का निर्माण करती है। ठीक है, क्योंकि नदी के जल के से सदृश्य भूमि का अपरदन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या कठोर ढाल वाली घाटी से गुजरती है तो जल प्रपात बनाती है।
जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है और नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं। तो केवल 3 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विसर्पों के किनारों पर लगातार अपवर्तन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। हो जाने से विसर्प लूप के सिरे निकट आ जाते हैं और एक अलग संरचना का निर्माण करते हैं। वह संरचना कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा चाप झील है। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित करना। सूची 1 में दिया गया जलप्रपात का नाम, सूची 2 में इसकी स्थिति दिया गया है। एंजल जलप्रपात कहाँ है, तो जाम्बिया एक मिनट, इसका क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए एंजल जलप्रपात कहाँ है, दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में है। इसके बाद नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है, तो नियाग्रा जलप्रपात कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पे है। उसके विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पे है। तो ए का 2, बी का 3 और सी का 1 हो जाएगा। नदी के उथित तट को क्या कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा, नदी के उथित तट को तटबंध कहा जाता है। नेक्स्ट, नदी मार्ग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है, समुद्र तक पहुँचने पर से नदी का प्रवाह धीमा होकर कई अनेक धाराओं में विभाजित हो जाता है, जिसे सरिताएं कहा जाता है। दूसरा, केवल उन्हीं मुहानों पर डेल्टा का निर्माण होता है जहाँ पर अवसादों का संग्रहण होता है। निम्नलिखित से कौन सा सत्य कथन, इसमें सत्य कथन देखना है, तो केवल 2 क्या आ जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कि केवल उन्हीं मुहानों पर डेल्टा का निर्माण होता है जहाँ पर अवसादों का संग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री तरंगों के कार्य के संबंध में निम्न कथन विचार करें। पहला है, समुद्री तरंगे लगातार सैलों से टकराकर दरार का निर्माण करती है और यही दरार समय के साथ चौड़ी एवं बड़ी होकर तटीय मेहराब का निर्माण करती है। दूसरा है, समुद्री गुफाओं के समय के साथ बड़े होते जाने के कारण इनमें केवल छत ही बचती है, जिसे समुद्री गुफा कहते हैं। तीसरा है, समुद्री तरंगों द्वारा लगातार अपवर्तन के कारण तटीय मेहराब के छत भी टूट जाते हैं और केवल दीवारें बचती हैं, जिन्हें समुद्री भृगु कहते हैं। इसमें सत्य कथन देखना है, तो इसका आंसर जगह इसमें से कोई सही नहीं है, क्योंकि समुद्री तरंगों के अपवर्तन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृति बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती है, जिससे दरार विकसित होती है और समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपवर्तन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती है। दीवार जैसी इन आकृति को स्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगें किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्र पुलिन का निर्माण करती है। ठीक है, तो इसमें सभी क्या है, गलत ही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट है, समुद्री तरंगें किनारों पर अवसाद जमा कर किसका निर्माण करती है, तो इसके आंसर जगह समुद्री पुलिन का निर्माण करती है, यानी एस्चुअरी का निर्माण करती है। समुद्री तरंग के बारे में, अच्छा, समुद्री तरंगें जो है अवसाद जमा करके समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। मैं नदी के बारे में बता दी हूँ, एस्चुअरी का निर्माण करती है। नेक्स्ट है, हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे छोटे सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होने से किस प्रकार का स्थलाकृति का निर्माण होता है, तो इसके होता है हिमनद हिमोड का क्या होता है, निर्माण होता है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए। सूची 1 में आपको क्या दिया गया है, छत्रक सैल, बालू टिबा, लोहेस दिया गया, इसका मिलान करना है। तो देखिए, छत्रक सैल जो है इसका निर्माण कहाँ होता है, तो ऐसी संरचना जिसका आधार संकीर्ण एवं विस्तृत होते हैं उसे क्या कहा जाता है, छत्रक सैल कहा जाता है। उसके बाद है बालू टिबा। बालू टिबा का है, रेगिस्तान में पवन के बहाव को रुकने से रेत द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। लोएस क्या होता है, महीन एवं हल्के बालू के कण जिसे पवन द्वारा अधिक दूर ले जाकर विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित कर स्थलाकृति का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी के वायुमंडल के संबंध में निम्न कथन विचार करें। पहला है, पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। दूसरा, यह सूर्य की किरणों के लिए हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। तीसरा, यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। इसमें सत्य कथन देखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा, सभी तीनों के तीनों क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में प्रचुरता में मिलने वाली तीसरी गैस कौन सी है, तो तीसरी गैस है आर्गन। प्रचुरता से मिलती है आर्गन। सबसे अधिक मात्रा में वायु में होता है नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नेक्स्ट है, वायु चक्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है, वायु गर्म होती है तो फैलती है एवं हल्की होकर ऊपर जाती है। दूसरा है, जब वायु ठंडी होती है तो सघन और भारी होकर नीचे चली जाती है। इसमें सत्य कथन देखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा, दोनों क्या है, इसमें सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में सर्वप्रथम किसका बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है? इसका आंसर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ मात्रा क्या करता है? पृथ्वी को प्रभावित करता है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। पहला में वायुमंडलीय परत दिया गया है, उसकी विशेषता दिया गया है। तो इसका आंसर देखिए, क्षोमंडल जो है, क्षोमंडल का है मौसमी घटनाओं का रंगमंच यहाँ पे होता है। क्षोमंडल में समताप मंडल में ओजोन परत की उपस्थिति होती है। मध्य मंडल में होता है आपको उल्का पिंडों का विनाश होता है। आयन मंडल में रेडियो संचार के लिए आवश्यक होता है और बहिर्मंडल में हीलियम और हाइड्रोजन की उपस्थिति होती है। वात दिग्दर्शी का क्या कार्य है? वात दिग्दर्शी जो होता है वायु की दिशा को दर्शाता है। कौन? वात दिग्दर्शी। उसके बाद है निम्न कथन विचार करें। पहला है वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही बदलता है। दूसरा है तापमान के विवरण को आतपन प्रभावित नहीं करती है। तीसरा, आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर बढ़ता है। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। नेक्स्ट है निम्न कथन विचार करें। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में आकाश बादल युक्त एवं मौसम आर्द्र होता है। दूसरा है कम तापमान वाले क्षेत्रों में आकाश बादल रहित होता है। इसमें सत्य कथन देखना है तो केवल सही क्या हो जाएगा? आपको 2 नंबर जाएगा कि कम तापमान वाले क्षेत्रों में आकाश जो होता है बादल रहित होता है। नेक्स्ट है पवनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। व्यापारिक पूर्वी एवं उत्तरी पवनें अस्थायी पवनें कहलाती है। अस्थायी पवनें छोटे से क्षेत्र में प्रतिदिन चलती रहती है। इसमें सत्य कथन देखना है तो इसका आंसर हो जाएगा ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है, क्योंकि अस्थायी पवनें जो होती है वो आपको व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें अस्थायी पवनें हैं, वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती है। मौसमी पवन जो होते हैं पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवन। और स्थानीय पवन ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समय। दोनों इसमें गलत दिया गया है। आर्द्रता के संबंध में निम्न कथन विचार करें। पहला है अधिक गर्मी के कारण वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा बढ़ जाती है। दूसरा, अत्यधिक ठंड के कारण मौसम में वायुमंडल की आर्द्रता की मात्रा बढ़ जाती है। इसमें क्या करना है? सही कथन देखना है। तो इसके आंसर पहला में क्या दिया है? आर्द्रता घट जाती है। दूसरा में आर्द्रता बढ़ जाती है। इसमें सत्य कथन देखना है तो इसका आंसर हो जाएगा ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है, क्योंकि जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती है इसके जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है और हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता है और हम क्या करते हैं? असहज महसूस करते हैं। इसमें दोनों कथन गलत दिया गया है। नेक्स्ट है किस वायदा पेटी को हॉर्स अक्षांश भी कहा जाता है? तो हॉर्स अक्षांश किसे कहते हैं? उपोष्ण उच्च वायदा पेटी को क्या कहते हैं? उपोष्ण उच्च वायदा पेटी को क्या कहते हैं? हॉर्स अक्षांश कहते हैं। पृथ्वी पर जल के वितरण के संबंध निम्न कथन पर विचार करें। पहला है पृथ्वी की सतह का 2/3 भाग जल से ढका है। दूसरा है पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल के वितरण से बर्फ छत्रक के रूप में केवल 3% जल मौजूद है। इसमें सत्य कथन देखना है तो इसमें ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है, क्योंकि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका है, जिसमें क्या है आपको क्या करा है? 2/3 दिया है, जबकि ये कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। और पृथ्वी पर संपूर्ण जल के वितरण में से बर्फ छत्रक के में केवल 3% मौजूद है, जबकि बर्फ छत्रक में कितना है? 2.0% क्या है? 0.02% क्या है? बर्फ छत्रक है, जो कि ये भी गलत है। दोनों क्या है? गलत दिया गया है। निम्न से कौन कथन सही है? महासागरों की औसत लवणता 31 भाग प्रति 1000 ग्राम है। दूसरा है मृत सागर की लवणता 310 ग्राम प्रति लीटर है। तीसरा है मृत सागर इजराइल एवं जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। उपयुक्त में से कौन सा इसमें सही नहीं है? सॉरी, डी में क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें क्या देखना है आपको? सत्य कथन देखना है। तो इसके आंसर हो जाएगा मृत सागर एवं जॉर्डन सीमा पर स्थित है। इजराइल एवं जॉर्डन सीमा पर स्थित है कौन? मृत सागर। ये क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है, जिन्हें तरंग कहते हैं। सुनामी का एक कारण भूकंप है। दूसरा है 2003 में भारत के तटीय क्षेत्र में आए सुनामी के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। इसमें क्या करना है आपको? सही कथन का चयन करना है।
इसका आंसर हो जाएगा केवल एक क्या है, इसका सही आंसर जाएगा कि महासागरीय सतह पर लगातार जल उठता और गिरता रहता है, जिसे तरंग कहते हैं। कथन में विचार करना है। सहारा मरुस्थल माली, नाइजीरिया, सूडान जैसे 11 देशों में फैला है। दूसरा है सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग 5वां हिस्सा के बराबर है। इसमें असत्य कथन देखना है। 1 और 2 दोनों क्या इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और 11 देशों में फैला हुआ है, जो कि अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और पश्चिमी सहारा है। बहत्तर नंबर क्वेश्चन है, कथन पर विचार करें। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति मॉस लाइकन सम्मिलित है। दूसरा है ब्रह्म कमल एक लैटेक्स प्रदान करने वाली वनस्पति है। इसमें सत्य कथन देखना है तो केवल 2 क्या है इसमें गलत है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है सही है आपको, शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मॉस और लाइकेन सम्मिलित है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। कथन में विचार करना है। कारगिल सिंधु नदी के बाईं और जबकि लेह सिंधु नदी के दाईं ओर स्थित है। दूसरा है देहरा गोम्पा सिक्किम में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध मठ है। इसमें सत्य कथन कौन सा है तो 1 और 2 दोनों के दोनों क्या आ जाएगा, इसमें गलत है, क्योंकि एक मिनट, दोनों के दोनों क्या आ जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 करना है। कथन विचार करें। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है। दूसरा है सियोक नदी सिंधु नदी की बाईं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी है। इसमें भी दोनों क्या है गलत ही दिया गया है, क्योंकि क्या करें सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है, जबकि सिंधु नदी कहाँ से गुजरती है, लद्दाख से होकर के आपको गुजरती है। उसके बाद सियोक नदी सिंधु नदी के बाईं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी है। सियोक नदी जो है सिंधु में दाईं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी है, बाईं तरफ से नहीं है। 75 नंबर क्वेश्चन है। गिद्ध की मृत्यु हेतु एस्प्रिन अथवा इबुप्रोफेन जैसी पीड़ानाशी दवाइयाँ जिम्मेदार है। और विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकार को 3 वर्गों में रखा जा सकता है। वो कौन कौन सा है, वन, घास स्थल एवं टुंड्रा। इसमें सत्य कथन देखना है तो केवल 2 क्या हो जाएगा, इसका गलत हो जाएगा। नहीं तो गिद्ध की मृत्यु तो एस्प्रिन अथवा इबुप्रोफेन जैसी पीड़ानाशी दवाइयाँ जिम्मेदार है, ये क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कथन विचार करें। सिटीज का विस्तार द कन्वर्सेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा है। और सिटीज का मुख्य उद्देश्य वन प्राणी एवं पौधों के नमूने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन की रक्षा करना है। इसमें सही कथन देखना है तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कि सिटीज का मुख्य उद्देश्य वन प्राणी एवं पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन की रक्षा करना है। नेक्स्ट है वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्रों की पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए निर्धारित किए गए प्राकृतिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। नेक्स्ट है सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक और मानव निर्मित में वर्गीकृत किया गया है। दूसरा है तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन रोकने हेतु समोच्च रेखीय जुताई, जबकि पहाड़ी ढालों पर मृदा अपरदन रोकने हेतु वेदिका फॉर्म पद्धति के द्वारा कृषि सबसे उपयुक्त उपाय है। इसमें सही कथन देखना है तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि मृदा संरक्षण की क्या है, कुछ विधियाँ इस प्रकार है। मल्च बनाना, पौधे के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थों जैसे प्रवाल से ढक जाती है, जिसे मृदा आर्द्रता कहते हैं। दूसरा है वेदिका फॉर्म, चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो। इससे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा कम हो जाता है। और समोच्च रेखीय जुताई जो है एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखा के समानांतर जुताई ढाल के नीचे बहते जल के लिए प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 79 में कथन विचार करना है। मृदा परिच्छेदिका में ऊपर से तीसरा क्रम अपक्षयित चट्टानी पदार्थ का होता है। दूसरा है भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना है। इसमें सही कथन देखना है क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक क्या है, आपका सही हो जाएगा कि मृदा परिच्छेदिका ऊपर से तीसरा क्रम अपक्षयित चट्टानी पदार्थ का होता है, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है केवल समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है।
केवल वनस्पति जात प्राणी जात ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है। तीसरा है केवल ऊंचावतुंगता की मृदा ही मृदा के संचय को निर्धारित करता है। इसमें सही कथन देखना है तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा कि केवल वनस्पति जात प्राणी जात ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। तीसरा है केवल ऊंचावतुंगता ही मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। दूसरा है 81 नंबर क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में विकसित मछली के मांस के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेलुलर कृषि का उपयोग करते हैं। अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा किसे किया गया था, तो यह रक्षा मंत्रालय को किया गया था। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है। तो सूरत हवाई अड्डा को क्या दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा दिया गया है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो यह हो जाएगा आपको विश्व आर्थिक मंच के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। तो इसका आंसर होगा जेनिक सिनर ने जीता है, जेनिक सिनर ने। चिनाब नदी के संबंध में लिखित कथन विचार करें। पहला क्या है इसमें, चिनाब नदी काराकोरम रेंज से निकलती है। दूसरा है थीरोट इसकी सहायक नदियों में से एक है। दूसरा है रतले जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। इसमें कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा थीरोट इसकी सहायक नदियों में से एक है। नेक्स्ट है उत्सर्जन के संदर्भ में हाइब्रिड वाहनों और पारंपरिक वाहनों के बीच अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला हाइब्रिड वाहन विद्युत शक्ति के उपयोग के कारण उच्च उत्सर्जन करते हैं। दूसरा हाइब्रिड वाहन समग्र कम उत्सर्जन करते हैं। तीसरा है पारंपरिक वाहन कम उत्सर्जन करते हैं क्योंकि वे केवल आंतरिक दहन इंजन पर भरोसा करते हैं। तीसरा हाइब्रिड और पारंपरिक वाहन दोनों समान उत्सर्जन करते हैं क्योंकि एक ही प्रकार के ईंधन का उपयोग करते हैं। इसमें क्या करना है आपको सही कथन देखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा केवल बी, हाइब्रिड वाहन जो है समग्र कम उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हिम तेंदुए जनसंख्या आकलन रिपोर्ट के बारे में सही कथन ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर होगा SPI कार्यक्रम भारत में हिम तेंदुओं की आबादी का आकलन करने के उद्देश्य से पहला अभ्यास है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस मंत्रालय ने द इंडियन इकोनॉमी और रिव्यू शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। यह जारी किया गया वित्त मंत्रालय के द्वारा। चितूरी मुहाना कहाँ स्थित है। चितूरी मुहाना कहाँ है, केरल में है। नेक्स्ट है सी केयर्स वेब पोर्टल जिसे हाल ही में संचार में देखा गया किस क्षेत्र से जुड़ा है। यह कोयला क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। सपिंड विवाह के संदर्भ में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस एक को विनियमित करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा रिश्ते की निषिद्ध डिग्री के भीतर विवाह करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन विचार करें। इसमें कौन सा कथन सही पूछ रहा है। तो देखिए इसमें दोनों के दोनों गलत है। ये जो ऑप्शन दिया गया है इसमें सही हो जाएगा कर्नाटक सरकार ने AIGDF और NIMHANS के साथ साझेदारी में अत्यधिक प्रौद्योगिकी उपयोग से उत्पन्न मानसिक स्वास्थ्य चुनौती का समाधान करने के लिए डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की। इस पहल का मुख्य उद्देश्य है जिम्मेदार गेमिंग को बढ़ावा देना, जागरूकता कार्यक्रमों की पेशकश, डिजिटल डिटॉक्स केंद्रों में व्यक्तिगत मार्गदर्शन और कार्यशाला के माध्यम से सामुदायिक कनेक्शन को बढ़ावा देना। यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर निर्भरता के कारण ध्यान अवधि को कम करने और वास्तविक दुनिया के कनेक्शन को कम करने जैसे मुद्दों का जवाब देता है। बेहतर मानसिक कल्याण के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल देता है। 94 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय सेलिब्रिटी को संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया है। तो आनंद कुमार को दिया गया है UAE का क्या दिया गया है, गोल्डन वीज़ा प्रमाण पत्र। निम्नलिखित कथन विचार करें। कथन 1 में है कि 5वें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 2019 से 21 में 15 से 19 साल की महिलाओं की में एनीमिया व्यापकता में 54.1 से 59.1 तक वृद्धि हुई है। 2 में दिया कि 19 से 21 की अवधि में 15 से 19 साल तक की महिलाओं में आयरन से भरपूर फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के सेवन वृद्धि हुई है। इसमें कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
एक मिनट, कहाँ तक मैं की थी? हाँ, 95 तक हुआ था। अब है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार करें। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्या है? यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में उल्लेखित उच्च शिक्षा सुधारों के लिए कार्यान्वयन निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो आर्थिक सर्वेक्षण क्या है? इसे भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार मार्गदर्शन में तैयार किया गया है। यह भारत की GDP वृद्धि, मुद्रास्फीति दर और प्रेक्षापट में विदेशी मुद्रा भंडार और व्यापार घाटे का एक दृष्टिकोण देता है। 1 और 3 क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेकांग नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यह आपको चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से होकर गुजरती है। इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर कथन पर विचार करें। देखिए, वार्षिक बजट के लिए राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है, जबकि अंतरिम बजट के लिए ऐसी सहमति की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा है, अंतरिम बजट के लिए संसद के दोनों सदनों की मंजूरी की आवश्यकता होती है, जबकि वार्षिक बजट के लिए लोकसभा की मंजूरी की आवश्यकता होती है। दूसरा है, अंतरिम बजट दीर्घकालिक आर्थिक नीतियों और सुधारों की रूपरेखा तैयार करता है। तीनों के तीनों क्या है? इसमें आपका गलत आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने संयुक्त रूप से कोडेक्स एलिमेंटेरियल्स कमीशन की स्थापना की है? जिसका आंसर हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन और खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। इस सेट का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इसके पहले वाले वीडियो में आपका एक ये था, रिक्वेस्ट था कि हमारा मतलब जो आवाज़ है वो सही नहीं आ रहा है, सही करने के लिए। तो आज मतलब इस वीडियो को आप देख करके कमेंट करेंगे कि क्या मेरा आवाज़ इस वीडियो में सही आया है, ताकि हम और सुधार कर सकें।